नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला वित्तीय के में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। जैसा कि आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार पुलिस में जो 1 अक्टूबर को क्वेश्चन आया था, उन्हीं सारे टॉपिक को मैं पहले कवर करा रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर उन टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग बताइए कि इसके पहले के जो वीडियोस आए हैं, क्या उसको आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, ये चीज़ आप लोग बताएं, है ना। आज से पहले जो वीडियो हमने दिया है, क्या उसको आपने देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि लगभग 40-45 वीडियो मैं दे चुका हूँ, है ना। कुल मिलाकर के 40 वीडियो अभी दे चुका हूं और भी दूंगा। लगभग 100 वीडियो आप लोगों को दे दूंगा और इन 100 वीडियो से लगभग 60 क्वेश्चन कवर होगा। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के फटाफट देखिए। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का महाधिवक्ता और भारत के महान्यायवादी। इन तीनों से एक ही वीडियो में तीनों को कवर कर लेंगे। वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं। पहला देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक ना, जिसे शॉर्ट में CAG भी कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक। CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ओके। इसका अगर पूछे कि CAG संविधान के किस अनुच्छेद में है, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऐसा पूछे तो बताएंगे अनुच्छेद 148। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, अनुच्छेद 148। इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो CAG हैं, इनकी नियुक्ति, यानी ध्यान दीजिएगा, CAG से मतलब वही है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। तो CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये क्या 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो देखिए, मान के चलिए कि आपकी उम्र है 60 वर्ष, ठीक ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना नौकरी कर सकते हैं, 65 वर्ष। 65 पर आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक। अगर आपकी उम्र है 54 वर्ष तो आप 65 तक नहीं जाएंगे, अब 6 वर्ष आपको मिलेगा, तो आप 60 में रिटायर कर जाएंगे। तो 6 या 65 दोनों में जो आप पहले पूरा कर लेते हैं वही आपका उम्र माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। CAG जो है, यह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो भैया इनको नियुक्त राष्ट्रपति महोदय किए हैं, तो ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति महोदय को ही देते हैं। दोनों चीजें, नियुक्त भी राष्ट्रपति महोदय और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति महोदय। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। CAG को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पास होना चाहिए। देखिए, इसको ऐसे ही नहीं हटा दिया जाता है, इसको ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष बहुमत लाना होगा। विशेष बहुमत और दुर्व्यवहार के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि आए और हटा दिए ना, ऐसे नहीं हटा पाएंगे। राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र दे सकते हैं स्वेच्छा से, लेकिन ये अगर हटना है तो विशेष बहुमत से पारित करना होगा प्रस्ताव, तब ये हटेंगे, ठीक। आगे, CAG के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद कितने में है, तो इनका कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 51 में है। कितना में है, अनुच्छेद 51 में इनके कर्तव्य और 151 होगा, 148 है ना, तो 151 होगा। इनके कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 151, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसे लोक लेखा समिति का गाइड। अब क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसे लोक लेखा समिति का गाइड भी कहा जाता है, तो CAG को। किसे, CAG को, AG नहीं, CAG। गाइड भी कहा जाता है, मार्गदर्शक भी कहा जाता है, साथी भी कहा जाता है। किसका, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति नहीं। ऑप्शन देके फंसाएगा आपको। तो इसे लोक लेखा समिति का गाइड भी कहा जाता है, किसे, CAG को, कोई दिक्कत नहीं। किस अधिनियम से CAG नामक पद का सुझाव दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। ध्यान रखिएगा। CAG अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो देखिए, CAG राज्य का भी जो लेखा जोखा होता है उसका डाटा रखता है, और जो देश का होता है, जैसे केंद्र का होता है, उसका भी रखता है। तो केंद्र वाला जो होता है वह राष्ट्रपति को देता है, और जो राज्य वाला होता है वह राज्यपाल को देता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं।
इसके अलावा अब हम लोग भारत के महान्यायवादी से चर्चा करते हैं। देखिए भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 देखिए मैं ट्रिक से भी याद कराऊंगा, इनको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, इसको और इसको तो बिल्कुल आप आसानी से याद कर सकते हैं चुटकियों में, बस बने रहिए लास्ट तक। महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है, संसद के किसी भी सदन में महान्यायवादी जाके बोल सकता है, ठीक, लेकिन मत नहीं देगा, खाली बोलेगा। तो यह अधिकार 88 में, दोनों सदन में, पहला सदन और दूसरा सदन, दोनों में ये बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। महान्यायवादी की शक्तियां और विशेषाधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार तो 105 में है। किसमें है शक्तियां? 105 में। और विशेषाधिकार तो मंत्रियों का भी विशेषाधिकार 105 में है, तो इनको मंत्रियों के बराबर ही मिलता है, क्योंकि ये दोनों सदन में बोल सकते हैं, तो इनको भी विशेषाधिकार जो है वह उसी के तहत है, 105 के तहत। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ऑप्शन दे दे, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। तो आप क्या लगाएंगे? महान्यायवादी लगाएंगे। ओके। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल यानी एजी भी कहा जाता है, इसे सीएजी कहा जा रहा था, इसे एजी कहा जाता है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इनको जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक, या फिर ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके हट सकते हैं। सामान्यतः होता है कि जिसकी सरकार होती है उसी के द्वारा, उसी की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी को। तो सरकार खत्म होता है तो ये भी त्याग पत्र दे देते हैं, सामान्यतः यही होता है। अब देखते हैं महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। तो भैया सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की योग्यता है, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष आप जज रह चुके हो, ठीक, या 10 वर्ष का आपको वकालत या वकील रह चुके हो, या राष्ट्रपति महोदय की नज़र में आप क्या हो, मतलब कानून का ज्ञाता, ये भी तीनों चीज़ें हैं, तो ये होना चाहिए। इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में संविधान में जिक्र नहीं है, कार्यकाल का जिक्र नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ये जब मंत्रिपरिषद समाप्त होता है तो ये भी अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये था। इसके अलावा महान्यायवादी के कुछ कार्य भी होते हैं। भाई क्यों नियुक्त किया गया है आपको? तो यह भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। कब देना? जब राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जाए सलाह। ऐसा नहीं कि अपने अपने टट्टर आने लगे, नहीं, सलाह मांगने पर, ठीक ना, सलाह देते हैं कैसे? मांगने पर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होना। जैसे भारत सरकार का कोई मामला आया तो भारत सरकार की ओर से ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? महान्यायवादी यानी एजी, अटॉर्नी जनरल, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, एजी। अब देखते हैं 143 अनुच्छेद है कि 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगे तो 143 अनुच्छेद का उपयोग करके और उनसे सलाह मांगते हैं। तो भैया सलाह मांगेंगे तो वो सर्वोच्च न्यायालय आपके पास लेकर तो नहीं आएगा, तो उस समय प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये, ठीक ना। कौन? एजी यानी महान्यायवादी। इनका और क्या काम होता है? तो राष्ट्रपति के जो द्वारा दिया जाता है काम, उसको इनका निर्वहन करना होता है। इनके कुछ अधिकार होते हैं। इनका अधिकार है कि यह भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी अदालत में यह सुनवाई कर सकते हैं महान्यायवादी, है ना, किसी भी अदालत में। इनका कुछ मर्यादा भी है। क्या मर्यादा है भैया? पहले ये भारत सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, भारत सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। दूसरी मर्यादा क्या है? भारत सरकार ने जो भी इनको मुद्दा दिया है तो उस पर ये टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी मुद्दा पर इनको खड़ा किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में या कहीं भी किसी न्यायालय में, तो उस पर ये टिप्पणी भी नहीं करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। तीसरा, ये किसी भी व्यक्ति के मुकदमे में नहीं शामिल होंगे जब तक ये आदेश न ले ले भारत सरकार से। बिना भारत सरकार की अनुमति के ये किसी का मुकदमा भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये इनकी मर्यादाएं हैं, ठीक, 3 चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक, इसमें अनुच्छेद 165 का उपयोग किया गया है। देखिए हम बताए हैं कि ट्रिक से बताएंगे इन दोनों को कैसे याद करना है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यह देश के कानूनी सर्वोच्च अधिकारी थे तो यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। बिल्कुल इजी है, दोनों को मिलाते चलिएगा। यह देश का कानूनी अधिकारी है,
यह राज्य का कानूनी अधिकारी। ओके, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। इनके कार्यकाल के बारे में संविधान में जिक्र नहीं है, तो इनके भी कार्यकाल के बारे में संविधान में जिक्र नहीं है। इनका योग्यता जो है वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर होना चाहिए। इनका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर था, कोई दिक्कत नहीं। इनका कार्यकाल है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत थे, एजी, और ये हैं महाधिवक्ता। ये भी त्यागपत्र दे सकते हैं, किसको? तो राज्यपाल को, ये राष्ट्रपति को दे रहे थे। इनका वेतन जो है वह राज्यपाल निर्धारित करते हैं, वेतन के बारे में भी इनका जिक्र नहीं है संविधान में। अनुच्छेद 177 में देखिए, ये संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार था 88 के तहत। 177 के तहत इनको विधानसभा में बोलने का अधिकार है, परिषद में बोलने का अधिकार है। इनको 105 अनुच्छेद के तहत विशेषाधिकार था और यह शक्तियाँ थी, और इनको 194 के तहत शक्तियाँ हैं। अब बताइए, कहे थे कि सर याद कराएंगे, तो देखिए कैसे याद कराएंगे। अनुच्छेद 165, ध्यान दीजिएगा हम कैसे लिख रहे हैं, 165, ठीक। और अनुच्छेद ये कितना है, महान्यायवादी, महान्यायवादी है 76। ओके, अगर इस एक को इसमें जोड़ दिया जाए और इसमें जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 76, ठीक। एक को इसमें 5 में जोड़ दिया गया और 6 में जोड़ दिया गया तो 76 हो गया। तो अगर 165 में, ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा, बड़ा इजी हो जाएगा। 165 का एक हटा लिए और एक को 5 में भी जोड़ दिए और एक को 6 में भी जोड़ दिए तो 76 हो गया, बन गया महान्यायवादी। दूसरा हम बताते हैं इसी में, दूसरा अनुच्छेद कौन सा है, 177। 177 में क्या कह रहा है कि विधान परिषद में बोलने का अधिकार। इस एक को हटा लिए, इस एक को हटा करके इसमें भी जोड़ दिए, इसमें भी जोड़ दिए, 7 एक 8, 7 एक 8, 88। 88 से आ गया ना संसद में बोलने का अधिकार। यहाँ विधानसभा में बोलने का अधिकार था, यहाँ संसद में बोलने का अधिकार हो गया। आगे चलते हैं 194। 194 में इनका शक्तियाँ और विशेषाधिकार है। एक को हटा करके एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, 4 एक 5, 9 एक 10। 105 में आ गया ना इनकी शक्तियाँ, और यहाँ भी देखिए इनकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार। तो ऐसे करके आप आसानी से याद कर लिए कि नहीं। आगे वाला एक को पीछे के दोनों में जोड़ दिए तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता से महान्यायवादी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझे होंगे, और ये अनुच्छेद भी दोनों आप 6 अनुच्छेद आपको आसानी से याद हो गया होगा। इसमें से अब एक भी अनुच्छेद याद रहेगा तो 6 को आप रिलेट करके याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। बढ़िया, देखिए बढ़िया लगे या ना लगे, दवाई कड़वी होती है लेकिन कितना फ़ायदा करता है। तो इसलिए भाई एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, 1 अक्टूबर वाले में देख लीजिए। तो अब अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, मेरा ये मानना है। और कोई अगर जानकारी लेना चाहते हैं या और कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों से सलाह लेना चाह रहा हूँ। जैसे अभी तो मैं बिहार पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट का, पहले पॉलिटी या ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा और सारे सब्जेक्ट का पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा, जो आपको बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, दरोगा, चाहे किसी भी राज्य का कुछ भी है ना, सबका उसमें कवर होगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि कब से शुरू किया जाए, है ना, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारे एग्जाम को कवर करेगा वो, सारे एग्जाम को। ऐसा नहीं फिर आपको भी मेहनत कम पड़ेगा। अब आप बिहार दरोगा के लिए पढ़ते हैं, एसएससी के लिए पढ़ते हैं, फला के लिए पढ़ते हैं, चिला के लिए पढ़ते हैं, तो नहीं, एक ही वीडियो बनाएंगे उसमें सब के लिए हो जाएगा। बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट्स भी बना सकते हैं उससे। तो कमेंट करिए तो फटाफट कि कब से स्टार्ट करें। जितना अगर ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। अब कमेंट की संख्या कम होगी तो थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे, बाकी स्टार्ट तो करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।